किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ जब कोई सबूत मिलता है उसके खिलाफ में रेड करनी रहती है, तो उस वक्त तो उनके पास में त्वरित जो पावर्स रहते हैं उसके लिए क्या उन लोगों की तैयारी रहती है? जांच उनकी कार्य के एक हिस्सा रहता है, लेकिन सीबीआई के पास सिर्फ फुल टाइम यही वर्क रहता है। मामलों के संबंध में कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो, तो क्या क्या क्वेश्चन आवर में क्या क्या मेन जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं कि बैंक में पैसे हैं और दूसरे के पास बुक है और उसके पास मिल गया तो एक्सप्लेनेशन उसी को देना पड़ेगा ना, जिसके पास वो पासबुक है। क्या अलमारियों को देखते हैं, क्या जमीन में कुछ पूरे देखते हैं, दीवारों को देखते हैं, क्या क्या करते हैं? पूरे एक एक चीज़ छान मारते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, गवर्नर राष्ट्रपति, तो जैसे गवर्नर पे आप डायरेक्ट कार्रवाई कर दोगे तो सरकारी बैठ जाएगी। जो भी इन्वेस्टिगेशन बड़ी रहती है वो उनके बहुत टॉर्चर सेल होते हैं, बहुत टॉर्चर होता है वहाँ इंसान जाने के बाद। और मुलजिम के लिए इतना पर्याप्त एविडेंस आ गया है कि हमको कोर्ट में इसको प्रूफ कर सकते हैं, तो उसके आधार पर उसको अरेस्ट कर लेती है वो। इसमें आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पॉलिटिकली इसमें इनको बाध्य कर सकता है किसी चीज़ को? हाथ धोकर पीछे पड़ी है और एविडेंस प्रूफ के साथ पड़ी है, तो उसका बचना बहुत शिकंजा बहुत कड़ा होता है। ये उसका तरीका एक ही रहता है। देखिए, भारत में ये दौर चल रहा है, भ्रष्टाचार पे चारों तरफ बातें हो रही हैं और भ्रष्टाचार पे कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि जो सेंट्रल की एजेंसीज़ हैं उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे शिकंजा बनाया हुआ है और अलग अलग स्टेट्स में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि जो भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सीबीआई, जिससे हर किसी को आस रहती है न्याय की, वो सीबीआई एजेंसी काम कैसे करती है। बहुत सारे नेता अभी उनके शिकंजे में आए हुए हैं। मेरे साथ में एक विशेष शख्सियत हैं जिनका नाम है सुरेश शर्मा जी, जो ज़िला न्यायालय दुर्ग में सरकारी अधिवक्ता हैं। सुरेश साहब, आपका बहुत स्वागत है। ये जानना चाहेंगे कि जो सीबीआई है उसमें जो अधिकारियों का कलेक्शन रहता है वो कैसे रहता है, कैसे कैसे अधिकारी उसमें लॉगिन किए जाते हैं जिनको बहुत मजबूती के साथ उतारा जाता है मैदान में, और ताकि बहुत जल्दी कोई चीज़ जो अनइन्वेस्टिगेट चीज़ थी वो उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट का जांच एजेंसी है सीबीआई, जो फ्री है, एकदम स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रधानमंत्री के नियंत्रण में, लेकिन वहाँ भी वो जो जांच के लिए स्वतंत्र रहता है। और तो उसको जब भी कोई बड़ा क्राइम होता है स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसको हैंड ओवर कर देते हैं केस। तो वो जब जांच करने की एजेंसी आती है तो वहाँ जो अधिकारी रहते हैं वो सब आईपीएस डिप्यूटेशन वाले जाते हैं मैक्सिमम, और भी अधिकारी कर्मचारी जो रहते हैं मैक्सिमम डिप्यूटेशन वाले रहते हैं। उनका स्वयं का भी कर्मचारी रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी जो रहते हैं डायरेक्टर वगैरह, ये सब डेपुटेशन से आए हुए लोग रहते हैं। सीबीआई के जैसे अलग अलग पैमाने पे जांच होती है, जैसे कोई हत्याकांड है वो नहीं सुलझ रहा है तो उसको जो सरकार है वो सीबीआई के सुपुर्द करती है। तो कोई आर्थिक मामलों का भ्रष्टाचार, इकोनॉमिक, सीबीआई में इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए अलग टीम बनी हुई है। टेररिस्ट लोगों का जो क्राइम होता है उनके अलग टीम बनी हुई है, और भी जो अलग अलग क्राइम्स होते हैं उनका सब के लिए उनका एक अलग अलग टीम बना हुआ है। वो टीम वर्क उनके यहाँ काम करता है। जो इनके पावर्स रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं सर? जैसे कि मतलब किसी भी अधिकारी या किसी नेता या किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ जब कोई सबूत मिलता है उसके खिलाफ में रेड करनी रहती है, तो उस वक्त तो उनके पास में त्वरित जो पावर्स रहते हैं उसके लिए क्या उन लोगों की तैयारी रहती, कैसे क्या ऑपरेंडी क्या रहती टोटल? सभी सीबीआई रहे या लोकल पुलिस रहे, सभी सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और जितने भी बाकी पेनल सेक्शन है वो पेनल सेक्शन, इनके आधार पर अपना कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रोसीजर तो सबके लिए एक समान है, सिर्फ कार्य करने की पद्धति में डिफरेंस है। लोकल जो पुलिस है वो बहुत सारे दबाव में रहता है, बहुत सारे उनके पास काम रहता है, प्रेशर ऑफ वर्क बहुत रहता है, एक अकेला जांच नहीं रहता। जांच उनकी कार्य के एक हिस्सा रहता है, लेकिन सीबीआई के पास सिर्फ फुल टाइम यही वर्क रहता है। कोई लॉ ऑर्डर का काम नहीं रहता उनके पास, सिर्फ मामले की जांच रहता है। तो उनकी टीम बहुत इफिशिएंटली पूरा टाइम देके जांच करती है मामले को, और गहन और सूक्ष्म तरीके से क्वेश्चन बनाती है और उससे पूछताछ करती है। तो उनकी सफलता रेट लोकल पुलिस से ज़्यादा अच्छा रहता है कोर्ट में।
शर्मा जी के बारे में एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जैसे कई जो विशेषतः केस चलते आए हैं उसमें कई सीबीआई के जो अफसरों की रेड हुई है उसमें शर्मा जी उनके साथ रहे हैं और काफ़ी कुछ महसूस किया है उनकी ऑपरेंडी को। सर एक चीज़ जानना समझना चाहते हैं देशवासी भी और हम लोग भी कि जैसे जब सीबीआई किसी पे रेड करती है तो पहले प्रॉपर तैयारी करके क्या आना पड़ता है उसे? अगर मान लीजिए उनको कोई एविडेंस कलेक्शन करना है या उनसे कुछ निकलवाना है या उनसे कुछ बयान लेने हैं या उन्हें गिरफ्तार करना है, तो इस बीच में उनके पास में प्राइमा फेसी वो लोग कितनी तैयारियां करके आते हैं ताकि अगले चरण में वो रेड कर पाएँ? सबसे इसका सामान्य जो प्रक्रिया वो ये है कि मान लो एक मर्डर केस हुआ और उस विक्टिम पक्ष या गवर्नमेंट निर्णय करता है कि जांच सीबीआई से कराया जाए, तो सीबीआई केस हो न होने की प्रक्रिया चालू होती है। तो गवर्नमेंट के अप्रोच से लेखा पढ़ी से सीबीआई केस होल्ड होता है, तो सीबीआई की एक टीम आती है जी, अपने अपने एक्सपर्ट टीम है उनके यहाँ। तो मर्डर है तो मर्डर का एक्सपर्ट जो टीम रहता है वो लोग आते हैं और आके अपना जाँच शुरू करते हैं। तो उनको जब केस पूरा मिल जाता है यहाँ का जो लोकल थाने का, तो वो केस को पढ़ते हैं, पढ़ के समझते हैं और उसके बाद उन अपने जो आई हुई टीम का भी अलग अलग टीम गठित करके अलग अलग कार्य के लिए उनको भेजते हैं फील्ड में। तो अपना अपना कार्य का साक्ष्य वगैरह कलेक्ट करके लेके आते हैं और उसके बाद सभी बैठ कर अवलोकन करके उन बड़े अधिकारियों को निष्कर्ष में फिर अंतिम निर्णय को बनाते हैं कि आगे कैसे फर्दर एविडेंस कलेक्शन में आगे बढ़ना है। किसी को न्याय व्यवस्था के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए जाहिर तौर पे बहुत सारे सबूतों और की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप भी अधिवक्ता हैं तो आप भी जानते हैं कि किसी को कटघरे में खड़ा करना आज कितनी बड़ी बात है, उसके लिए खुद को फुल प्रूफ होना वो कितनी बड़ी बात है। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे जो भी टीम आती है तो उसमें उनके जो क्वेश्चन आवर रहते हैं, क्वेश्चन आवर में ऐसा क्या वो लोग तैयारी करके लाते हैं? जैसे मान लीजिए वित्तीय मामलों की कोई बातचीत हो रही हो, वित्तीय मामलों के संबंध में कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो, तो क्या क्या क्वेश्चन आवर में क्या क्या मेन जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो सामने रखते हैं जिससे सामने वाला एक तरह से सरप्राइज हो जाता है? एक आपसे संबंधित जो रहता है उस रूट कहाँ से शुरू करते हैं। जैसे आज कोई नौकरी वाला अधिकारी है तो नौकरी में कब ज्वाइन किया, नौकरी पहले उसके पास क्या संपत्ति थे, उसे कितने सोर्सेज रहते हैं और जो उनके रिश्ते नाते दोस्त यार, उन सब बारे में डिटेल पूछताछ करते हैं। फिर वो शुरू करते हैं भाई आपको तनख्वाह इतना, तनख्वाह कैलकुलेट कर, नौकरी की तनख्वाह कैलकुलेट कर लेते हैं इतना हुआ और आपको इतना डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी मिला, ये आप कहाँ से पाए। फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चन बना के पूछते हैं वो लोग और उनके कई अलग अलग टीम पूछताछ करती है एक के बाद एक। और फिर विरोधी गवाह कई सोर्सेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके गवाह लेकर रख रहते हैं, उनको आपस में बैठा कर पूछताछ करती है। तो डिटेल इंक्वायरी होने से जो आदमी सही उत्तर देने के लिए बाध्य हो जाता है। और जैसे कई लोग क्वेश्चन आवर में डिनाई भी करते होंगे, कई आरोपों को जैसे सामने रखते होंगे तो ये हमारा नहीं है, ये बैंक खाता हमारा नहीं है, ये इस पे हम ऑपरेट नहीं करते, इस तरह से डिनाई भी करते होंगे। तो फिर उसके बाद अगेन उनके ऊपर जो तो उसे पहले बात ये आता है कि जब मान लो कि बैंक में पैसे हैं और दूसरे के पासबुक है, उसके पास मिल गया तो एक्सप्लेनेशन उसी देना पड़ेगा ना जिसके पास वो पासबुक है। तो और जिसका पासबुक है जिसके नाम से थर्ड आदमी के नाम से पैसा रखवाया है वो या ज़मीन खरीदा है बेनामी संपत्ति, तो उसको भी वो आगे जिसके नाम से उसको बुला कर पूछते हैं, उनकी बैकग्राउंड देखते हैं कि इनकी संपत्ति पहले तो कोई था नहीं, अचानक कहाँ से आ गया, इसके आधार पर डिटेल पे पूछताछ होती है। अच्छा, जैसे किसी घर पे या किसी संस्थान पे रेड करने के दरमियान वो पेपर्स की तो जांच वगैरह होती है, पेपर्स की और जो एसेट्स की उनके पेपर्स वाइज उनकी जांच होती है। साफ तौर पर जो घर में जैसे कई घरों से नगद बरामद होता है, कई घरों से ज्वेलरी और सोना चांदी बरामद होता है, तो उसके लिए वो क्या क्या किन किन जगहों पे उनकी निगाह रहती है? क्या तिजोरी को देखते हैं, क्या अलमारियों को देखते हैं, क्या जमीन में कुछ खोद कर देखते हैं, दीवारों को देखते हैं, क्या क्या करते हैं? पूरे एक एक चीज़ छान मारते हैं, पूरे घर को सर्च करते हैं और सभी उनसे रिलेटिव्स हैं उनको लगता है कि इनके पास रखवा सकता है, उनसे पूछताछ करते हैं। सीबीआई या किसी भी जांच एजेंसी को पूछताछ करने के लिए बहुत पावर है, पूछताछ हर प्रकार से कर सकते, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक चीज़ समझ में ये बताइएगा कि मतलब जैसे गिरफ्तार करने का जो प्रोसेस होता है, पहले तो इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच एजेंसियां अपनी जांच करती हैं, उसके बाद में एक कंडीशन ये बनती है कि उन्हें गिरफ्तार करना है। तो वो स्टेज कब बन पाती है कि उसके पास में सीबीआई या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनके पास में इतने सारे मजबूत आधार हों जिसके आधार पर वो सामने वाले को बोलें कि अब चलिए आपकी गिरफ्तारी का टाइम आ गया है?
गिरफ्तारी कब किया जाए, कैसे किया जाए, उसके लिए जांच एजेंसी फ्री रहती है, स्वतंत्र रहता है। वो ये देखते हैं कि हमारे केस में प्रथम दृष्टया मामला है और मुलजिम के लिए इतना पर्याप्त एविडेंस आ गया है कि हमको कोर्ट में इसको प्रूफ कर सकते हैं, तो उसके आधार पर उसको अरेस्ट कर लेती है। वो अरेस्ट करके फिर कस्टोडियल इंट्रोगेशन करती है और कस्टोडियल इंट्रोगेशन में उनकी टीम अलग अलग तरीके से पूछताछ करती है टीम, और पूछताछ करने पर जो तथ्य बताते हैं आपस में सपोर्टिंग है तो कोई बात नहीं रहता, लेकिन कॉन्ट्रडिक्टरी है तो उसमें फिर बहुत स्ट्रांग पूछताछ होता है। फिर जैसे स्ट्रांग पूछताछ पे आऊँगा मैं, जैसे पहली बार सपोज कोई भी जांच एजेंसी सीबीआई हो या कोई भी हो, वो पहले रेड करती है, रेड करने के बाद जो भी एविडेंस कलेक्शन होता है उसके आधार पे उनसे इंट्रोगेट करती है। कई चरणों में ये देखा गया है कि जो विक्टिम है या जिसके ऊपर बातचीत चल रही है, जिस पर कार्रवाई के लिए वो प्रोसेस चल रहा है, उसको नोटिस दिया जाता है और दफ्तर बुलाया जाता है कि आप 16 तारीख को पेशी में आप उपस्थित हो जाइए। तो ये कंडीशन बना के क्या वहाँ ज़्यादा सख्ती से होता है? जब उनके ऑफिस में पूछताछ होती है तब ज़्यादा सख्ती होती है, ज़्यादा घेराबंदी होती है, ज़्यादा टीम वर्क होता है, ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है? वो साइकोलॉजिकल प्रेशर भले हो सकता है किसी व्यक्ति पे, लेकिन पूछताछ तो तरीका वही रहता है जो आम पुलिस का रहता है, सीबीआई का सभी का रहता है, लेकिन वो लोग एक्सपर्ट रहते हैं अपने काम के ना, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाते हैं वो लोग और टीम वर्क से काम करते हैं, जो काम लोकल पुलिस नहीं कर पाती। उसके पास बहुत सारा काम रहता है लोकल पुलिस के पास, तो इसलिए सीबीआई को स्वतंत्र एजेंसी है, किसी दबाव में किसी सुपरवाइजर में काम नहीं करते, वो लोग फ्री है टोटल, तो इसलिए उसको सीबीआई को गवर्नमेंट भी प्रेफर करता है। अब तक जैसे जो इल्जाम लगाते हैं, जैसे जो भी सीबीआई के शिकंजे में आते हैं, उनका ये कहना रहता है कि मतलब सीबीआई या जो भी इन्वेस्टिगेशन बड़ी रहती है वो उनके बहुत टॉर्चर सेल होते हैं, बहुत टॉर्चर होता है वहाँ इंसान जाने के बाद। क्या इस तरह का कुछ होता होगा? वो तो लोकल पुलिस भी लगाते थे टार्चर करता है करके, लेकिन टार्चर ऐसा नहीं रहता। ये जरूर है कि उनसे क्राइम के बारे में, क्राइम अपराधी करता है, जब अपराधी क्राइम करता है तो उसकी पूरी एविडेंस तथ्यों के बारे में जानकारी उसी को रहता है। इसलिए एविडेंस एक्ट में धारा 27 में इंट्रोगेशन पुलिस का जो है पूछताछ उसको मान्य किया है, कोर्ट अथराइज किया गया है। नहीं तो धारा 25 में मना है एविडेंस एक्ट में कि पुलिस सामने कन्फेशन कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन धारा 27 में अलाउ किया है उसको, क्योंकि डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट जो है, जो क्राइम के तथ्यों को वो मुलजिम ही जानता है कि कहाँ है वो साक्ष्य, तो उसको बताता है, इसलिए वो कानून मान्य होता है। क्या इतनी बड़ी जांच एजेंसियां जो काम करती हैं शर्मा जी, उसमें आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पॉलिटिकली इसमें इनको बाध्य कर सकता है किसी चीज़ को गैर वाजिब तरीके से इस्तेमाल करने का? झूठी बात है, नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। जब तक वो मतलब एविडेंसली प्रूफ नहीं रहते तब उनके पास एविडेंस है तभी वो काम करेंगे, किसी दबाव में काम नहीं करते सीबीआई वाले। अच्छा, सीबीआई किन किन पे अटैक नहीं अपनी जिम्मेदारी तो खुद डायरेक्ट उनको किन किन पे डायरेक्ट वो नहीं कर सकती, इंट्रोगेट नहीं कर सकती, किन किन पदों पे? हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, राष्ट्रपति हैं, गवर्नर है और जजेज हैं, जजों के लिए परमिशन मांगेंगे। इन लोगों पे तो कार्रवाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, गवर्नर राष्ट्रपति। तो जैसे गवर्नर पे आप डायरेक्ट कार्रवाई कर दोगे तो सरकारी बैठ जाएगी। वो संविधान के गवर्नर और राष्ट्रपति जो है संविधान सर्वोच्च संवैधानिक पद है, वो संविधान की रक्षा करने का पद है, वो फ्री है, किसी पार्टी के नहीं रहते, तो उनके सील ठप्पा से सारा कार्रवाई चलता है, राज्यपाल की तरफ से ये लिखा जाता है, तो उस पर नहीं होता। उनको उनके खिलाफ अगर कोई क्राइम, देखिए क्राइम किया है तो कोई बचेगा नहीं, क्राइम किया है तो उनको इम्पीचमेंट लगा के उस पद से हटाना पड़ेगा, तब उसके बाद उसको आप कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कई केसों में जो विक्टिम रहता है, कई बार उसके ऊपर के चैनल को बस्ट करना रहता है, जैसे कई किन्हीं की जांच चलती है उनके ऊपर चैनल तक भी जाना रहता है, तो क्या एक ऐसी बात भी आती है कि सरकारी गवाह के तौर पे उनको खड़ा किया जाता है और उसकी सज़ा कम हो जाती है, जैसे जो निचला अप्रूवल का प्रावधान है कानून में, धारा 306 सीआरपीसी में ये प्रावधान किया गया है कि कोई प्रकरण में एविडेंस नहीं मिल पा रहा है एक्यूज के खिलाफ, मेन एक्यूज के खिलाफ, तो उसके सहयोगी वकील जो रहते हैं, जिसका रोल बहुत कम रहता है क्राइम में लेकिन जानकारी पूरा रखता है, उसको वादा माफ़ी गवाह बोलते हैं सामान्य भाषा में, और अप्रूवल बोलते हैं, तो सह अपराधी होता है, तो उसको सह अपराधी को स्टेटमेंट कराते हैं कोर्ट में और उसको गवाह बना लेते हैं,
और फिर वो जो सरकारी गवाह बन जाते हैं उनके लिए प्रॉफिट वाली बात क्या रहती है? उनको उनको क्राइम से बाहर हो जाते हैं, क्राइम से बाहर हो जाते हैं, हाँ, सजा नहीं मिलता, सजा नहीं नहीं मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर सपोर्ट नहीं किया अभियोजन को, जो बातें पुलिस को बताया है अपने और कोर्ट में बयान दिया है कि ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है करके, और ट्रायल के दौरान, कोर्ट के गवाही के ट्रायल के दौरान अगर वो आदमी हॉस्टाइल हो जाता है, सपोर्ट नहीं करता अभियोजन को, तो उसके खिलाफ केस चलेगा। फिर क्या ऐसा भी उसके खिलाफ केस चलेगा? अच्छा, हाँ। ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए एक जैसे कोर्ट में तो आप बहुत बेहतर वाकिफ हैं, आप ये जानते हैं कि पुलिस के सामने दिया हुआ बयान जैसे मायने नहीं रखता, कोर्ट में दिया हुआ बयान ही अंतरिम बयान माना जाता है। तो वैसे किसी व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या किसी फर्म विशेष के खिलाफ कोई स्टेटमेंट सीबीआई के ऑफिस में दिया है, वो न्यायालय में जाके अपने बयानों से पलट जाता है, तो क्या उसके आगे फिर क्या प्रोसेस बच जाता है? फिर आगे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कोई भी आदमी न्यायालय में जा गवाही से पलट जाता है, सपोर्ट नहीं करता, तो अगर वादा माफी पलटेगा तो उस पर तो पूरी क्राइम के जो मालूम मर्डर केस में कोई वादा माफी है तो उस मर्डर केस चलेगा फिर उस पर। और बाकी जनरल में जो गवाह पलटते हैं तो उन गवाहों के खिलाफ केसेस चलाते नहीं, लेकिन प्रावधान है कानून में, कानून में प्रावधान है 195 CRPC के तहत गौरव और 340 CRPC के तहत कोर्ट जो है उस पर कागजात ले लेगा, कोर्ट लेगा कागजात, व्यक्ति नहीं ले सकता कि आपने न्यायालय में झूठे कथन किया है और उस झूठी कथन से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लार्जर इंटरेस्ट पे प्रभावित हो गया है, न्याय प्रशासन को क्षति करा था आपका बयान, तो उस पर न्यायालय एक परिवाद बनाकर अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट को भेजता है और ट्रायल चलता है उसके खिलाफ। जैसे किसी व्यक्ति विशेष या फर्म 193 IPC में जी, व्यक्ति विशेष या फर्म विशेष के खिलाफ में कोई बड़ी एजेंसियां, जांच एजेंसियां, सीबीआई जैसी एजेंसी या बड़ी एजेंसियां, जांच एजेंसी काम करती है, क्या लगता है जो विक्टिम जो रहता है या जो आरोपी कहना चाहिए एक प्रकार से, उसके लिए कितनी दुविधा की घड़ी रहती है? दुविधा की घड़ी कैसी रहती है उनके लिए? कितनी बड़ी दुविधा या कितना बड़ा उनको अब आगे इस प्रक्रिया से अपना बचाव करने में कितनी सारी मुश्किलें आने वाली है? एक्यूज को जी, एक्यूज को तो बचाव अपना करना ही पड़ेगा न्यायालय में, और जितने ज़्यादा एविडेंस उसके खिलाफ रहता है उतने ज़्यादा उसको अपना बचाव के लिए तैयारी करना पड़ता है। अगर पूरी प्रक्रिया, पूरी कार्रवाई सही ढंग से साक्ष्य का संकलन हो जाता है और कोर्ट में अगर पूरी प्रक्रिया में सपोर्ट आता है एविडेंस का, तो मुलजिम बचेगा नहीं, सजा पाएगा। क्या कोई ऐसा वाकया आपको याद हो या ऐसा कोई वाकया घटित हुआ हो जब किसी व्यक्ति विशेष या फर्म विशेष के पीछे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही हो और अंतरिम तौर पर न्यायालय में जाकर बातें खारिज हो गई हो, ऐसा कुछ बातें आई? हाँ, होता है। नियोगी मर्डर केस में हुआ था, नियोगी मर्डर केस में सजा हुआ था लोगों को, हाई कोर्ट ने उसमें सब कुछ छोड़ दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट गया CBI, उसमें उन्होंने सजा हुआ किलर को, बाकी लोग छोटे थे, किलर को सजा हुआ। नहीं, मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की बात कर रहा हूँ। जैसे कि कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सपोज किसी पे रेड करती है, कुछ कार्रवाइयाँ करती है, उनको स्टैंड बाई कराती है, उनको अदालत से सजा भी होती है। अगर मान लीजिए वो री अटेम्प्ट करता है किसी उस पे जुडिशरी सिस्टम के पास में जाकर, जो आरोपी पक्ष है, वहाँ से मान लीजिए कुछ ऐसा क्लॉज रख देता है या ऐसे तथ्य रख देता है जिससे CBI या कोई भी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो जांच है वो प्रभावित होती है, वो 19 हो जाती है। तो क्या ऐसा भी कुछ हुआ है कि कभी जो बड़ी जांच इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हों वो कभी प्रभावहीन महसूस हुई हों? नहीं, जांच एजेंसी न्यायालय में कोई प्रभाव नहीं उपयोग होता किसी भी एजेंसी का, न्यायालय तो ड्यू कोर्स में काम करती है। जितनी भी प्रभाव है और कार्रवाई है वो सिर्फ विवेचना में रहता है कि आप कितने स्किलफुल हैं, आप कितने ब्रिलियंट हैं, कितने अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कितने आप ऑनेस्ट हैं, ये विवेचना का कार्य स्तर पे है। लेकिन कोर्ट में आने के बाद तो उस कोर्ट के सामने सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, उसमें कोई मतलब अगर बड़ी बड़े से बड़ा केस रहे, छोटा केस रहे, कोर्ट में प्रक्रिया एक समान है। मतलब अगर बड़ी इन्वेस्टिगेशन अगर किसी व्यक्ति विशेष या एजेंसी के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ी है और एविडेंस प्रूफ के साथ पड़ी है तो उसका बचना बहुत शिकंजा बहुत कड़ा होता है। ये उसका तरीका एक ही रहता है, जैसे लोकल पुलिस चालान पेश करती है कोर्ट में, चालान पेश करने के बाद जो भी करना रहता है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, GP साहब है, जितने भी हैं सरकारी वकील, वो सब कोर्ट केस में लड़ते रहते हैं। लेकिन CBI ऐसा नहीं रहता,
सीबीआई का अधिकारी उस गवाह को समन्स तामील करेगा, गवाह को लेकर कोर्ट में पेश करेगा और ट्रायल के साथ असिस्ट करता रहता है सरकारी वकील को, अपने वकील को सहयोग के लिए खड़ा रहता है। जबकि पुलिस में नहीं रहता, पुलिस में आप खुद ही खड़े हो, जितना बनता है आप करो। तो ये शर्मा साहब थे और साफ तौर पर एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते हमने समझने की कोशिश की कि जैसे जो भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी है सीबीआई, और बहुत सारे बड़े बड़े मामलों पे उन्होंने पर्दाफाश किया है। अभी भी लगातार कार्रवाइयों के सिलसिले चल रहे हैं, दिल्ली से लेकर देश के कई और हिस्सों में भी जारी है उनकी जो जाँच व परख की प्रोसेस है वो चल रही है। तो इस प्रोसेस में होता दरअसल क्या है, उस चीज़ के थोड़ी सी बारीकी समझने की कोशिश की है। हालांकि वो इतनी बड़ी एजेंसी है जांच की कि उनके जो जांच के पैरामीटर्स हैं वो बहुत बड़े चरणों पे होते हैं। उन सब विषयों पे तो उतनी डिटेल निकाल पाना बहुत मुश्किल है और ये डिटेल्स आगे पूरी तरह से बताई भी नहीं जानी चाहिए। हमने कोशिश की कि जो सो एंड सो जो डिटेल निकल पाए, थोड़ी बहुत जो जानकारी निकल पाए कि किस तरह से इंट्रोगेशन होता है, किस तरह से बातचीत होती है, किस तरह से एविडेंस कलेक्शन होते हैं, किस तरह से शिकंजा कसा जाता है, किस तरह से एक व्यक्ति को सज़ा के दरवाजे तक पहुँचाया जाता है, उन विषयों पर बातचीत हो। तो ये बातचीत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपकी कोई विशेष बातें हों, राय हो, आपका चैनल है और आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान है, तो अपनी बातों को वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें रख सकते हैं। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से मैं हूँ शशिकांत तिवारी।